CH6 6 मासूम CLDKI और हार्टलेस डेविल्स। तो दोस्तों, ये कहानी एक काल्पनिक कहानी है जो आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। अगर यह नोबेल स्टोरी आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगले एपिसोड देखने के लिए कमेंट करें। तो दोस्तों, हम आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम कहानी को आगे बढ़ते हैं। एलेक्जेंडर बड़े ही आराम से किसी राजा की तरह एक बड़ी सी किंग साइज चेयर पर अपने दोनों हाथों को रखे बैठा हुआ था और उसके पैर पर पैर चढ़े हुए थे और उसके कदमों पर सिया पड़ी हुई थी जो बेहद ज्यादा बुरी हालत में थी। उसकी आंखें काफी ज्यादा रोने की वजह से सूजकर लाल हो चुकी थी। उसके सारे बाल बुरी तरह से बिखरे हुए थे और वो डर की वजह से कांप रही थी। एलेक्जेंडर के फेस पर डेविल स्माइल थी और वो उसी शैतानी मुस्कान के साथ है अपने कदमों में पड़ी सिया को देखता है जिसका डर के कारण बुरा हाल हो रखा था। स्वीट हार्ट, डू यू नो वाई यू हैव बीन ब्रॉट हियर? क्या तुम्हें पता है तुम्हें यहाँ पर क्यों लाया गया है? कोष्टक। एलेक्जेंडर अपनी डेविल वॉइस में बोला। नो, सिया डरते हुए बोली। प्लीज प्लीज लीव मी, मुझे जाने दीजिए, मैं आपको नहीं जानती, मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिया रोते हुए बोली। तुम्हें सच में नहीं पता मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों लाया हूँ? एलेक्जेंडर सिया का जबड़ा पकड़ उसे गुस्से में ही जोरों से मसलते हुए बोला। एलेक्जेंडर के इस तरह जबड़ा पकड़ने से सिया को अपने चेहरे पर काफी तेज दर्द होता है और उसकी आंखों के आंखों और भी तेज हो जाते हैं। वो रोते हुए ही ना में सर हिला देती हैं। कल रात इतना सब करने के बाद भी बोल रही तुझे कुछ नहीं पता क्या? भूल गई कल रात हुआ क्या था? एलेक्जेंडर सिया का जबड़ा छोड़ उसके बालों को एक हाथ से बड़ी ही बेदर्दी के साथ खींचते हुए बोला। जैसे ही सिया कल रात सुनती है उसकी सांसें मानो थम सी जाती हैं। कल रात उसे नशीली दवाई दी गई थी जिस वजह से उसे ये बिल्कुल भी याद नहीं था जिसके साथ उसने रात गुजारी है वो इंसान कोई और नहीं बल्कि यही है जो इस समय उसके लिए किसी यमराज की तरह लग रहा था। कल रात जो गलती तूने की है उसकी सजा एलेक्जेंडर तुझे देगा और एलेक्जेंडर की नजरों में गलती करने वालों की बस एक ही सजा और वो सजा है मौत। बेहद ही गुस्से में अपनी नीली आंखों को और गहरी नीली कर बोला। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई डेविल किंग को देखने की, उसके करीब आने की या उसे छूने की। यहाँ तक किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं जो डेविल किंग के पास आकर उससे नजरें मिला सके। और आज तक जो भी लड़की मुझे सेड्यूस करने की कोशिश की या मेरे करीब आने की, मुझे छूने की कोशिश की, उन लड़कियों का अंजाम क्या हुआ ये सारा लंदन और दुबई दोनों ही जानता है। और डेविल के खौफ से हर कोई डरता है। यहाँ तक डेविल का नाम सुनते ही अच्छे अच्छों का पेशाब निकल जाता है। और तूने ना ही कल रात मेरे रूम में आने की हिम्मत की बल्कि मुझे अपनी खूबसूरती से सेड्यूस की और मेरे साथ रात बिताई, मेरे साथ फिजिकल हुई। तेरी इतनी औकात जो तूने एलेक्जेंडर को छुआ, इस बात की सजा तो तुझे मिलकर रहेगी। और सजा तो कुछ ऐसी मिलेगी जिसे पाकर तू अपनी मौत की भीख भी मांगेगी तो तुझे भीख भी नहीं मिलेगी। एलेक्जेंडर अपने दांतों को पिसते हुए बड़ी ही बेरहमी से सिया के बालों को खींचते हुए बोला। एलेक्जेंडर इतनी जोरों से सिया के बालों को खींचता है कि उसके हाथों की मुट्ठियों में ढेर सारे बाल आ जाते हैं और दर्द के कारण सिया का बड़ा ही बुरा हाल हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका सर किसी भी समय फट जाएगा और वो तड़प तड़प कर मर जाएगी। सिया दर्द से तड़प ही रही थी, उतने में ही एलेक्जेंडर उसके बालों को छोड़कर उसे जमीन पर धक्का दे देता है जिस धक्के से सिया खुद को संभाल नहीं पाती और जमीन पर गिर जाती है। साथ ही उसकी दर्द भरी चीख उस हॉल में गूंज उठती हैं। एलेक्जेंडर सिया के एक हाथ में अपने पैर को रख बुरी तरह से मसलते हुए ही चिल्लाया। नाम बता उसका, किसके कहने पर तूने ये सब किया? किस गैंग से है तू? किस गैंग ने तुझे भेजा एलेक्जेंडर को सेड्यूस करने के लिए? बोल, जवाब दे। एलेक्जेंडर बुरी तरह से उसकी हथेली को मसले जा रहा था और दर्द की वजह से सिया बस तड़पते जा रही थी। वो एलेक्जेंडर के पैर को खुद के पैर से हटाने की कोशिश करती हैं मगर हटा नहीं पाती हैं और बुरी तरह से चीखते हुए तड़पते हुए ही अपनी कमजोर सी आवाज में बोली। मेरा यकीन करो, मैं किसी गैंग से नहीं हूँ, मैं किसी को नहीं जानती। आप क्या बोल रहे? मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती। कल रात जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया। सिया बुरी तरह से तड़पते हुए बोली। मगर सिया के तड़पने से या रोने से एलेक्जेंडर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो बेहद ही गुस्से और नफरत के साथ है सिया को देख रहा था। सिया ज्यादा समय तक उस दर्द को सह नहीं पाती हैं और बेहोश होकर जमीन पर ही गिर जाती हैं। सिया की बेहोश देखकर एलेक्जेंडर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जैसे ही सिया की हथेली से पैर हटाता है ठीक वैसे ही उसका हाथ खून से लथपथ हो जाता है और उसके हाथों के साथ बॉडी से निकल रहा खून से भी वो जगह लाल हो जाती हैं।
इस लड़की को उठाकर टॉर्चर रूम में ले जाओ और जैसे ही इसे होश आए मुझे इन्फॉर्म करो। मुझे इस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसके जन्म से लेकर अब तक की कुछ भी छुटना नहीं चाहिए। एलेक्जेंडर बेहद गुस्से में बोला और वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अपने बॉस के जाते ही दो गार्ड आगे आते हैं और सिया को उसके एक एक हाथ से पकड़ बड़ी ही बेरहमी के साथ खींचते हुए वहां से लेकर जा रहे होते हैं। और जिस जिस जगह से वो उसे घसीट रहे होते हैं वो सारी जगह लाल हो जाती हैं। दूसरी तरफ, नो 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 हनी, मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं, तुम्हारा ये सुंदर सी बॉडी चाहिए। यो नो हनी, तुम नहीं जानती तुमने मुझसे दी एल्विस से उलझकर कितनी बड़ी गलती की है। मैंने बोला था ना, बोलो मैंने बोला था ना, मुझे छोड़कर जाने की कोशिश नहीं करना, जवाब दो, मैंने बोला था ना। एल्विस काफी गुस्से में ही जोर से चिल्लाकर अपने सामने घुटनों पर बैठी रिया को देख बोला। एल्विस की उतनी गुस्से से भरी खतरनाक आवाज को सुनकर रिया बुरी तरह से डर जाती हैं। और गर्मी के मौसम में भी उसका बदन ऐसे कांपने लगता है जैसे किसी ने उस पर बाल्टी भर ठंडा पानी उड़ेल दिया हो। जब एल्विस रिया को इस तरह से कैपते हुए देखता है तो उसके होठों की एविल मुस्कान और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। और वो भी रिया के सामने ही झुककर रिया की चीन को जोरों से पकड़ उसे ऊपर उठाता है। तो रिया भी ऊपर उठ जाती हैं। रिया को रोते और खुद से डरते देख एल्विस वापस से उसे उसकी कमर से पकड़ अपने बेहद करीब कर उसकी आंखों में देख अपनी डेंजर वॉइस में बोला, क्यों आई थी मेरे रूम में? गिव मी आंसर जान, व्हाई डिड यू कम टू माई रूम? टेल मी ऑन हुज behest डिड यू कम? मैं कुछ नहीं किया, मैं अपनी मर्जी से नहीं आई थी, मेरे दोस्तों ने मुझे ड्रिंक पिलाकर उस रूम में जबरदस्ती भेजा था। मैंने सच में कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो यहाँ से, मैंने सच में कुछ भी नहीं किया। रिया बुरी तरह से रोते हुए बोली। अले अले जान, तुम तो रोने लगी, वाई बोलो क्यों रो रही हो? एल्विस किसी सनकी पागल की तरह मुस्कुराते हुए बोला। बोलो क्यों रो रही हो? मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं और तुम हो कि रोने लगी। अभी से तुम्हारा ये हाल है तो आगे क्या होगा हनी? तुम्हें तो अब अपनी सारी जिंदगी इस एल्विस की कैद में रहना है, मेरा गुलाम बनकर, मेरी मिस्ट्रेस बनकर। और आई स्वेयर हनी, मैं तुम्हारा अपने हेल में इतनी अच्छी तरह से वेलकम करूंगा जिसे देखने के बाद तुम अपनी जीने की उम्मीद छोड़ दोगी, मौत मांगोगी, मगर तुम्हें मौत भी नसीब नहीं होगी। तुम यहाँ से भागना तो चाहोगी मगर चाहकर भी भाग नहीं पाओगी। तुमने गलती ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी गलती की है, ऐसी लगती जिसकी कोई माफी नहीं है। और अगर कुछ है तो वो है बस सजा, और तुम्हारी सजा तो सबसे अलग और हटकर होने वाली है। एल्विस सनकी की तरह ही मुस्कुराकर बोला। एल्विस की बात सुनकर रिया अंदर तक सिहर जाती हैं और उसका दिल भी कांप सा जाता है। उसे बेहद डर लग रहा था एल्विस से, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कुआं और खाई दोनों के बीच में फंस गई है, जहां से बाहर निकल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हनी, तुम्हें पता है आज तक जिस भी लड़की ने मुझे नजर उठाकर देखने की कोशिश भी की तो मैंने उस लड़की की आंखों को फोड़ दिया। जिस लड़की ने मुझे छूने की कोशिश की उसके हाथों को काट दिया। और जिसने मेरे साथ सोने की कोशिश की उसे मैंने हमेशा के लिए सुला दिया। और एक बात तो बताना ही भूल गया, मेरी क्रुएलिटी देखकर ना अच्छे अच्छे मुझसे उलझना तो दूर मेरे नाम से ही कांप जाते हैं। और तुमने उसी एल्विस के रूम में आकर उससे उसकी वर्जिनिटी छीनी है तो सजा तो तुम्हें मिलेगी ही ना, और तुम्हारी सजा तो सबसे अलग सबसे खास है हनी, और वो सजा है मेरी सबमिसिव मिस्ट्रेस की। इतना बोलकर एल्विस जोरों से हंस पड़ता है। प्लीज इतनी बड़ी सजा मत दीजिए मुझे, मेरे घर जाने दीजिए, मुझे घर जाना है, अगर आप बोलोगे तो मैं इस देख को ही छोड़कर हमेशा के लिए अपने देश चली जाऊंगी। पर प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए, रिया जोरों से रोते हुए ही बोली। क्या कही तुमने? एल्विस गुस्से में दांत पिसते हुए बोला। मुझे मेरे घर मेरे देश जाना है। तड़ाक, रिया ने अभी बात पूरी भी नहीं की थी उतने में ही उसके गालों पर जोर का तेज थप्पड़ पड़ता है। वो थप्पड़ इतना तेज होता है कि रिया वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। 7 अलेक्जेंडर की क्रूअल्टी। एक बड़ा सा हथियारों से भरा रूम जिसे देखकर ही समझ आ रहा था वो कोई टॉर्चर रूम है जहां पर लोगों को बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है। उस सारे ही कमरे के अंदर अलग अलग तरह के वेपन रखे हुए थे और काफी सारे ऐसे हथियार थे जिसके नाम भी शायद लोगों को पता हो। वहां पर काफी सारे खतरनाक सामान रखे थे जिनके एक बार से ही सामने वाला अपना दम तोड़ दे और उसकी तुरंत ही मौत हो जाए। उस जगह पर काफी सारे गार्ड अपनी पोजीशन लिए तैनात खड़े थे, जैसे वो सारे अपने बॉस का ऑर्डर मिलते ही सामने वाले की जान ले लेंगे। उसी कमरे में एक तरह एक लड़की काफी बुरी हालत में एक कुर्सी पर बंधी हुई थी। उसकी दोनों आंखें बंद थी, उसकी हालत बेहद ही ज्यादा बुरी थी।
उसके दोनों हाथों को कसकर कुर्सी पर बांध कर रखा गया था, उसके दोनों पैर भी बुरी तरह से बांध कर रखे गए थे। उसके कपड़े खून से रंगे हुए थे और उसके पैरों के बीच से अभी भी खून बह रहा था। जो जमीन पर जम रहा था वह लड़की कोई और नहीं बल्कि सियाही होती हैं जिसे अभी कैद कर रखा गया था और उसकी हालत बद से भी ज्यादा बदतर लग रही थी। अभी सिया बेहोशी थी तभी वहां पर तेज कदमों की आवाज सुनाई देने लगती हैं, जैसे कोई उस कमरे में आ रहा होगा। उन कदमों की आहट सुनकर सारे ही गार्ड जो पहले से ही सही से खड़े थे वो एकदम तनकर खड़े हो जाते हैं। एक लड़का बड़े ही एरोगेंट के साथ चलते हुए आता है और सामने लगी एक बड़ी सी चेयर पर बैठ जाता है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि एलेगेजेंडा होता है जिसके चेहरे पर इस समय बेहद ही डार्क एक्सप्रेशन होते हैं। और वो अपनी चेयर पर किंग की तरह बैठकर सामने देखने लगता है जहां पर सिया अभी भी बेहोशी की हालत पर होती हैं। क्या इसको होश आया? एलेगेजेंडा बेहद ही डेंजर वॉइस में बोला। नहीं बॉस, अभी तक इस लड़की को होश नहीं आया, एक गार्ड अपना सर झुकाए ही बोला। होश नहीं आया तो होश में लेकर आओ, एलेगेजेंडा बेहद गुस्से में चिल्लाया। एलेगेजेंडा की आवाज इतने गुस्से से भरी थी जिसे सुनकर वहां पर मौजूद सारे ही गार्ड एकदम से डर से जाते हैं। मगर उन्हें इन सब की आदत थी। एक गार्ड सिया के पास गया और दीवार पर लगी एक बटन को प्रेस किया। जैसे ही बटन प्रेस हुई ठीक वैसे ही बर्फ सा ठंडा पानी एक तेज बहाव के साथ ही सिया के ऊपर गिरने लगा। उस पानी का प्रेशर इतना तेज था कि उस पानी की लहर अगर कंटिन्यू 7 मिनट तक किसी पर गिरती रही तो पानी के प्रेशर से उसका बदन चिड़ फट जाए। जैसे ही पानी का तेज प्रेशर सिया के कमजोर से बदन पर पड़ता है ठीक वैसे ही वह बेहोशी की हालत से जाग जाती हैं और आंखें खोलने की काफी कोशिश करती हैं मगर खोल नहीं पाती हैं, ना ही कुछ बोल पाती हैं। वो पानी उसके बदन पर किसी तेजाब का काम कर रहा था जिस वजह से सिया का सारा बदन कांप सा जाता है। उसकी सांसें अटकने लगती हैं, उसे सांसें लेनी नहीं बन रही थी, वो सांसें लेने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। उसकी हालत उस पानी के प्रेशर से बदतर होती जा रही थी। एलेगेजेंडा बैठा बिना किसी भाव के बस सिया को देख रहा था। जब एलेगेजेंडा को लगा सिया की सांसें अब थमने ही वाली है, ये देखकर वो गार्ड को हाथ से इशारा करता है जिसे समझकर गार्ड उस बटन को वापस से प्रेस करता है और पानी बंद हो जाता है। पानी के बंद होते ही सिया काफी जोरों से खांसने लगती हैं। जमीन का पानी जो खुद से सूख रहा था वो लाल रंग में बदल चुका था। सिया अपने हाथ को अपने सीने पर रखकर जोरों से सांस लेना चाहती थी मगर हाथ बंधे होने की वजह से वो ऐसा कर नहीं सकती थी। सिया का सारा बदन बुरी तरह से कांप रहा था। उसके पहने हुए कपड़े उसके बदन पर चिपक चुके थे जिस वजह से उसका सुंदर से बदसूरत हो चुका बदन साफ देखा जा सकता था। यहाँ तक उसके बदन के अंग भी साफ झलक रहे थे जैसे सिया के बदन पर कपड़े हो ही ना। सिया अभी अपनी सांसों को काबू करने की कोशिश कर ही रही थी, उतने में ही एक खतरनाक आवाज उसके कानों से टकराती है। कौन है तू? एलेगेजेंडा बेहद ही नफरत और गुस्से के साथ सिया को घिन भरी नजरों से देखते हुए बोला। सिया डरते हुए ही अपनी नजरों को उठाकर सामने देखती हैं और जैसे ही उसकी नजर एलेगेजेंडर की नजरों से मिलती हैं ठीक वैसे ही उसकी सांसें मानो अटक सी जाती है और उससे सांसें लेना भी नहीं बनता है। सिया का बदन कांप रहा था और वो अपने कैपते हुए बदन के साथ ही एलेगेजेंडर को देख अपनी कमजोर सी आवाज में बोली, सी या सिया। सिया बहुत बुरी तरह से डरते और कैपते हुए ही बोली, क्यों आई है यहाँ पर? किसके कहने पर आई है यहाँ पर? क्या प्लान है तेरा और तेरे बॉस का? सब कुछ बता मुझे, सब कुछ सच सच जानना है, एलेगेजेंडा बेहद ही डरावने अंदाज में बोला। मुझे नहीं पता आप क्या बोल रहे हो, मेरा कोई भी बॉस नहीं है, मैं किसी भी मकसद से नहीं आई, मैं नहीं जानती आपको, सिया अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए ही बोली। मुझे सच जानना है, झूठ नहीं, अंडरस्टैंड? अगर अपनी जान प्यारी है तो सच बता वरना मुझे और भी तरीके पता है सच पता लगाने के, मेरे पेशेंस का इम्तिहान नहीं ले। लड़की सच बता, तुझे मेरे किस दुश्मन ने भेजा है और तुझे कितनी इन्फॉर्मेशन मिली है? मुझे सच बता वरना मैं भूल जाऊंगा तू एक लड़की है, एलेगेजेंडा बेहद ही गुस्से से बोला। एलेगेजेंडा की गुस्से से भरी आवाज को सुनकर तो सिया का पहले से ही कांप रहा शरीर और ज्यादा कांप जाता है। एक तो उस पर बर्फ वाला ठंडा पानी डाला गया और ऊपर से ये डेविल उसके जख्मों में नमक डाल रहा है और उससे उस सवाल को पूछ रहा है जो सिया जानती ही नहीं है। अरे सिया तो इस इंसान को भी नहीं जानती जो उसके सामने मौजूद हैं। वो कुछ भी नहीं जानती हैं, उसे कुछ भी नहीं पता है। वो यहाँ पर अपनी बहन के साथ पैसे कमाने आई है ताकि जल्द से जल्द पैसे कमाकर वो अपने देश अपने वतन वापस लौट सके और अपने नीलाम होने वाले घर को बचा सके। उसे तो कुछ भी नहीं पता, ना ही समझ आ रहा है ये डेविल किस बारे में उससे बात कर रहा है।
आंसर मी, एलेक्जेंडर गुस्से में चिल्लाते हुए बोला। मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो यहाँ पर बस जॉब के लिए आई हूँ, मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। मैं आपको भी नहीं जानती और जो कुछ भी हमारे बीच हुआ वो बस एक गलती थी। मेरे दोस्तों ने मुझे ड्रग्स दिया था, मैं नहीं जानती कुछ भी, सिया बुरी तरह से रोते हुए बोली। तो तू ऐसे नहीं मानेगी, ठीक, मैं भी देखता हूँ आखिर तू कब तक अपना मुंह नहीं खोलती है और कब तक सच नहीं बताती हैं। मुझे अच्छे से पता है तेरे जैसी बाजारू लड़कियां क्यों मेरे पीछे पड़ी है। इतना बोलकर एलेक्जेंडर अपनी जगह से खड़ा होता है और सिया को गौर से देखने लगता है। सिया को एलेक्जेंडर की नज़र खुद पर बर्दाश्त नहीं हो रही थी और जब उसे एहसास होता है तो वह अपनी ही नजरों को नीचे कर खुद के बदन को देखती हैं, जिस पर पतला सा सूट था और उसका सूट उसके बदन से चिपका हुआ था और उसकी बॉडी पूरी तरह से रिवीलिंग हो रही थी। खुद को ऐसे देखकर सिया डर जाती हैं और अपनी नजरें उठाकर सामने देखती हैं जहां पर काफी सारे गार्ड खड़े हुए थे। कर सारे ही आदमी थे अपने पास। इतने सारे आदमी को देखकर सिया अंदर तक कांप जाती है और उसे खुद की ही हालत पर तरस आने लगता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लीव, एलेक्जेंडर जोर से चिल्ला कर बोला। अपने बॉस का ऑर्डर मिलते ही सारे गार्ड वहां से चले जाते हैं। जैसे ही सारे गार्ड वहां से चले जाते हैं ठीक वैसे ही उस जगह पर सन्नाटा पसर जाता है और सिया देखती है एलेक्जेंडर अपने बेल्ट को हाथ में लपेट लेता है। ये देखकर सिया के आंसू और तेज हो जाते हैं और वो रोते हुए ही नो 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 प्लीज नो बोलते हुए ही बुरी तरह से रोने लगती हैं। मगर कोई फायदा नहीं, एलेक्जेंडर अपने बेल्ट को अपने हाथ में लपेटता है और बड़ी ही बेरहमी से सिया को दे मारता है। जैसे ही पहला बेल्ट सिया के बदन पर पड़ता है उसकी तेज चीख उस जगह पर गूंज उठती हैं और वो दर्द से तड़पते हुए ही चिल्ला पड़ती है। मगर एलेक्जेंडर वो रुकने का नाम ही नहीं लेता है। वो बस बिना रुके बिना थके सिया पर बेल्ट बरसाए जा रहा था और सिया दर्द से बस चिल्लाने और तड़पने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। लंदन में लोग बिल्कुल सच ही बोलते थे, एलेक्जेंडर एक डेविल है, एक ऐसा डेविल जिसका नाम लेने से भी लोगों की रूह कांप जाती है और उनका बुरा हाल हो जाता है। इस समय एलेक्जेंडर सच में एक डेविल बन चुका था, एक क्रूअल हार्टलेस डेविल जिसके अंदर दिल और दया दोनों ही नहीं थी। ना ही उसे सिया के दर्द से कोई भी फर्क पड़ रहा था। वो तो बस लगातार सिया की तब तक मारते रहता है जब तक सिया की चमड़ी नहीं उधर जाती हैं और उसके बदन से खून नहीं रिसने लगता है और वो बेहोशी की हालत में नहीं चली जाती है। एलेक्जेंडर लगभग 25 से 30 बेल्ट सिया को मारता है जिससे सिया की हालत मरने जैसी हो जाती है और वो बेहोश होकर कुर्सी पर ही झूल जाती है। उसका बदन पर लिपटा उसका पतला सा सूट फट चुका था और उसका सारा बदन खून से नहा चुका था। उसके मुंह से बेहोशी में भी दर्द भरी आह निकल रही थी और वो मौत के दरवाजे पर खड़ी थी। एलेक्जेंडर बेहोश हो चुकी सिया को देखता है और उसके बदन को देखता है जो खून से नहा चुका था। उसकी लोअर बॉडी से तो पहले ही खून बह रहा था और अब उसकी अपर बॉडी भी खून से नहा चुकी थी और उसके ऊपरी बदन पर कोई कपड़े नहीं थे सिवाय एक इनरवियर के। एलेक्जेंडर एक नजर सिया को देखता है और गुस्से में अपना बेल्ट वहीं पर फेंक कर वहां से गुस्से में ही चला जाता है। एलेक्जेंडर की दरिंदगी तो देख ली आप सबने, क्या एल्विस भी यही सब करेगा रिया के साथ? क्या सिया अपना दम तोड़ देगी? क्या एलेक्जेंडर का शक सही है? अब कुछ जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। 8 एक्सेंट्रिक एल्विस। रिया की जब आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक अलग ही जगह पर पाती हैं। जैसे ही रिया देखती है वो एक बड़े से भयानक से रूम में है जिसका इंटीरियर काफी ज्यादा भयानक सा था। वो पूरा ही कमरा काले रंग से रंगा था। वहां पर रखा सारा मटेरियल काले रंग का ही था। नीचे बिछी कारपेट, वहां पर लगे सोफे जो काफी ज्यादा डरावने थे जिनके दोनों तरफ शेर के सर लगे हुए थे। दीवारों पर काफी सारे जानवरों के कटे हुए सर लटक रहे थे। शेर, चीते, यहाँ तक एनोकोंडा की खाल भी दीवार पर लटकी हुई थी और तरह तरह के दिल दहला देने वाली चीजें वहां पर मौजूद थी। और इतना ही नहीं, वो पूरा का पूरा रूम इतना ज्यादा डरावना था कि किसी का भी दिल दहल जाए और उसका हॉट फेल होकर तुरंत ही उसकी जान निकल जाए। रिया उस कमरे को देखकर बुरी तरह से डर जाती थी। अभी वो उस कमरे को देखकर डर ही रही थी, उतने में ही उसकी नजर बेड पर डली चादर पर पड़ती है। जैसे ही वो उस चादर को देखती है ठीक वैसे ही उसकी तेज डरावनी चीख निकल पड़ती है और वो तुरंत ही बेड से नीचे गिर जाती है। उस बेड पर एक काफी बड़ा और भयानक से एनोकोंडा था जिसे देखते ही रिया की तो मानो दिल की धड़कनें ही थम सी जाती हैं और वो इतना ज्यादा डर जाती है कि उसे कुछ समझ ही नहीं आता है। मगर रिया जिसे देखकर डरी थी वो असल में एनोकोंडा नहीं बल्कि चादर थी
जो ऐसी थी जैसे वो काफी बड़ा एनोकोंडा हो और अपनी डरावनी आंखों से घूर रहा हो, मगर रिया उसे ऐसा लगता है जैसे उसके सामने बेड पर काफी बड़ा और भयानक सा एनोकोंडा है, जिसे महसूस कर रिया इतनी ज्यादा डर जाती है। ये डर के कारण उसका सारा बदन थर थर कांपने लगता है और उसकी आंखें बाहर निकलने को हो सी जाती है और जमीन पर पड़ी वो डरते हुए ही दीवार की तरफ खिसकने लगती हैं। रिया अभी बुरी तरह से कांप ही रही थी, उतने में ही उसे अपने कानों में किसी के कदमों की आहट होती है, जिसे सुनते ही रिया का दिल एक अनजाने डर से भर जाता है। तभी उसके वो आहट तेज होती सुनाई देती हैं और एकदम से बंद सी हो जाती हैं, जिस वजह से रिया धीरे से अपनी आंखें खोलती है। और जैसे ही अपनी आंखों को खोलकर सामने देखती हैं, ठीक वैसे ही उसकी आंखें डर से भर जाती हैं। उसकी आंखों के सामने एल्वस खड़ा था, जिसे देखते ही रिया का सारा खून सूख सा जाती है। और इससे आगे रिया कुछ भी समझ पाती उससे पहले ही एल्वस झट से रिया को उसके बाह से पकड़ अपनी तरफ खींच लेता है। ये सब कुछ इतनी जल्दी में होता है कि रिया को कुछ समझ ही नहीं आता है और ना ही संभलने का कोई मौका मिलता है। वो एल्वस के ऐसे खींच लेने से सीधे उसके सीने से जा लगती हैं और वो आगे भी कुछ समझ पाती उससे पहले ही एल्वस उसे अपनी गोद में उठा लेता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। एल्वस एक शब्द भी अपने होठों से बोलता नहीं है, न ही वो रिया की तरफ देखता है, बल्कि वो तो उसे उठाकर उस कमरे से बाहर निकलकर दूसरे ही कमरे में आ जाता है। रिया को कुछ समझ नहीं आता, ना ही उसके अंदर इतनी हिम्मत थी वो एक शब्द भी बोल सके या अपने मुंह से एक आहट भी निकाल सके। एल्वस रिया को लाकर एक बेड पर बुरी तरह से पटक देता है, बिल्कुल ऐसे जैसे वो कोई सामान हो, और इस तरह पटके जाने से रिया का पहले से ही दर्द में मौजूद बदन और ज्यादा दर्द में आ जाता है और उसकी चीख निकल पड़ती है। दर्द की वजह से वह अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। अभी उसने आंखें कसकर बंद की ही थी, उतने में ही उसके कानों पर एक डेंजर वॉइस पड़ती है। Check her thoroughly and find out whether my sperm is present in her body or not, and whether she will get pregnant with my sperm or not. इसे अच्छे से चेक करो और पता लगाओ मेरा स्पर्म इसकी बॉडी में मौजूद तो नहीं है और ये मेरे स्पर्म से प्रेग्नेंट तो नहीं हो जाएगी। कोष्टक। जैसे ही ये आवाज रिया सुनती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसके आगे कुछ मेल डॉक्टर खड़े हो जाते हैं, जिन्हें देखकर रिया डर जाती है। मैडम, क्या आप अपने कपड़ों को निकाल सकती हैं? हमें आपको चेक और आपकी बॉडी को टेस्ट करना है। जैसे ही रिया इस बात को सुनती है, ठीक वैसे ही उसकी आंखें डर से भर जाती हैं और वो कसकर अपने कपड़ों को पकड़ लेती हैं। साथ ही उसकी आंखें आंसुओं से भीग जाती है और ना चाहते हुए भी उसकी नजर एल्विस पर चली जाती हैं, जो बिना किसी भाव के उसे ही चेयर पर बैठा घूर रहा था। कपड़े उतारो अपने और चुपचाप कोऑपरेट करो, एल्विस बेहद डरावनी आवाज में बोला। नहीं, मैं अपने कपड़े नहीं उतारूंगी, रिया बड़ी ही हिम्मत करते हुए बोली। अच्छा, तो तुम कपड़े नहीं उतारोगी? एल्विस डेविल मुस्कान लिए बोला। नहीं, कभी नहीं, मुझे जाने दो, मुझे मेरे घर जाना है। मुझे क्यों लाए हो यहाँ पर? रिया बुरी तरह से कैपते हुए बोली। औख हनी, जब तुम कपड़े नहीं उतारना चाहती तो ठीक है, पहले हम एंजॉय करते हैं, उसके बाद हम तुम्हारे टेस्ट करवाएंगे, एल्विस बड़ी ही बेशर्मी के साथ बोला। ना ना ही, रिया डरते हुए बोली। रिया की ना सुनते ही एल्विस के होठों की मुस्कान बढ़ जाती है और वो बेड की तरफ बढ़ जाती हैं। एल्विस को अपनी तरफ आते देखकर रिया को ऐसा लगता है जैसे उसके सामने उसके करीब यमराज आ रहा हो, जा वजह से उसकी आंखों के आंसू तेज हो जाते हैं और वो कुछ भी समझ पाती उससे पहले ही एल्विस उसके पास आकर उसके प्लाजो को खींचकर उसके पैरों से निकाल देता है, जिसके ऐसा करते ही रिया की चीख निकल पड़ती है और वो बुरी तरह से कांपने लगती हैं। रिया अपने आप को ही समेटकर बैठ जाती है और अपने नग्न पैरों को छुपाने की काफी कोशिश करती हैं, जिस पर एल्विस की दरिंदगी साफ झलक रही थी। चुपचाप अपने टेस्ट करवाओ, वरना मैं बिना किसी लिहाज के तुम्हें अपना डिनर बना लूंगा, एल्विस रिया को धमकाते हुए बोला। रिया को इस समय अपनी किस्मत पर काफी ज्यादा रोना आ रहा था, साथ ही ऐसा मन कर रहा था जैसे वो अभी ही उसकी जान दे दे, क्योंकि जिस आदमी ने उसके साथ जबरदस्ती की उससे उसकी मासूमियत छीन ली, वही आदमी इतने सारे दूसरे आदमियों के सामने उसके कपड़े उतार दिया था, साथ ही उसकी बॉडी को चेक करने के लिए बोल रहा था, वो भी ऐसी जगह जिसे शायद रिया ने खुद कभी ना देखा हो। रिया को काफी गुस्सा आ रहा था इस लड़के पर, साथ ही अपनी हालत पर तरस भी, मगर अफसोस की बात वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती हैं और उन मेल डॉक्टर को उनका काम करने देती हैं, मगर ये करते देखकर उसे खुद से घिन भी आ रही थी। वो कसकर अपनी आंखों को बंद कर लेती हैं और दोनों हाथों से बेड सीट को कसकर पकड़ लेती हैं। एल्विस की नजर डॉक्टर पर थी और वो उन्हें ही अपनी हरी खतरनाक आंखों से घूर रहा था और डॉक्टर की जान एल्विस की नजरों को महसूस कर अटक सी रही थी।
कुछ ही देर में सारे टेस्ट हो जाते हैं और रिपोर्ट भी जल्दी ही बन जाती हैं। एल्विस बस खामोश सा डॉक्टर को घूर रहा था, जिसकी नजरों को खुद पर महसूस कर डॉक्टर किसी रोबोट की तरह बोला, सर, मैडम की बॉडी में काफी ज्यादा स्पर्म की मात्रा मौजूद है और ऐसा लगता है जैसे ये जल्दी ही कंसीव कर लेंगी और प्रेग्नेंट हो जाएगी। इनकी प्रेगनेंसी के चांस 90% है। जैसे ही एल्विस इस बात को सुनता है, उसकी आंखें गुस्से से भर जाती है और रिया शोक हो जाती हैं। और वो उसी शोक में आकर जमसी जाती है। एल्विस गुस्से में ही सारे डॉक्टर को वहां से जाने का इशारा करता है। और जैसे ही डॉक्टर वहां से जाते हैं, ठीक वैसे ही एल्विस बेहद गुस्से में आकर रिया का गला अपने एक हाथ से दबा देता है। तो तुम्हारा ये प्लान था दी एल्विस के बच्चे को अपने अंदर रखकर मुझे ब्लैकमेल करना और मेरे बच्चे को दुश्मनों तक पहुंचना, एल्विस बेहद गुस्से में चिल्लाया। रिया इस तरह गला दबाने की वजह से डर जाती हैं और उसकी सांसें अटकने लगती हैं, जिस वजह से वो एल्विस का हाथ अपने गले से हटाने की कोशिश करती है। साथ ही अपने दोनों पैरों की झटकने लगती हैं। मगर इस समय एल्विस इतने गुस्से में था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आता है और वो बुरी तरह से उसके गले को दबाए जा रहा था। रिया की हालत बेहद खराब थी और उसकी सांसें अब किसी भी पल अटकने वाली ही थी कि तभी एल्विस रिया का गला छोड़ देता है, पर गला छूटते ही रिया जोरों से गहरी सांस लेते हुए खांसने लगती हैं। तो एल्विस गुस्से में ही रिया को देख चिल्लाया, ब्लडी बीच, बहुत शौक है तुझे एल्विस के साथ खेलने का, उसके साथ खिलवाड़ करने का, तो ठीक है, अब मैं तेरा वो हाल करूंगा जिसके बाद तू खुद को कोसेगी। क्यों तूने एल्विस से पंगा ली? इतना बोल वो रिया को बिना कोई मौका दिए बिना ही उसके ऊपर चढ़ जाता है और उस पर पूरी तरह से हावी हो जाता है। रिया बस दर्द से चीखते चिल्लाते रहती हैं, मगर उसकी उस चीख से एल्विस को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बस मन की करते रहता है। 9 सिया की आखिरी सांस। एक सप्ताह बाद एलेक्जेंडर का विला, टॉर्चर रूम। तो तू अभी भी अपना मुंह नहीं खोलोगी? अभी भी तेरे अंदर इतनी हिम्मत बाकी है जो तू मुझे एलेक्जेंडर को मना करे और झूठ बोले तूने कुछ नहीं किया, तू कुछ नहीं जानती है। एलेक्जेंडर बेहद गुस्से में ही अपने सामने जमीन पर पड़ी खून से सनी सिया को देख चिल्लाया, जिसका सारा बदन खून से सना था और वो जमीन पर किसी लाश की तरह पड़ी हुई थी और उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी। उसका सारा बदन काले नीले गहरे जख्मों से भर चुका था। जगह जगह पर चमड़ी गल रही थी, आंखें एकदम अंदर जा चुकी थी। उसका पहले से है दुबला पतला शरीर एकदम कांटे की तरह हो चुका था। सिया की हालत साफ बता रही थी, इन 7 दिनों में उसे ना है अन्न का दाना मिला, ना ही पानी की कोई बूंद मिली और ऊपर से खुद पर हो रहे टॉर्चर जो तरह तरह के थे, जिनमें कभी ठंडा तो कभी गर्म पानी बदन पर गिरना, कभी बिजली के झटके मिलना तो कभी बर्फ की बड़ी सी पट्टी पर घंटों खड़ा रखना, कभी कोड़े से तो कभी हंटर से मारना और कभी उसके बदन की हड्डियों को तोड़ना साफ नजर आ रहा था। सिया की जो हालत थी उसे शब्दों में बता पाना मुश्किल होगा। सिया जमीन पर पड़ी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। उसकी आंखें बंद आ चुकी थी, उसकी सांसें नई के समान चल रही थी। उसके दोनों हाथों के और दोनों पैरों के नाखून उखड़ चुके थे, जिन पर खून जमकर काला हो चुका था। सिया के दिल नहीं भी धड़कना मानो बंद सा कर दिया था। जगह जगह पर मांस के लोथड़े ऐसे लटक रहे थे जैसे किसी जंगली जानवर ने सिया को अपना शिकार बना लिया हो और उसे नोचकर खा लिया हो। सिया अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी और एलेक्जेंडर अभी भी सिया को देख चिल्ला रहा था। उसे सिया की ऐसी हालत देखकर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ना ही उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन मौजूद थे। इतने दिन से टॉर्चर सह रही है मगर अभी तक मुंह नहीं खुला, ना ही होठों पर बात बदली। बहुत वफादार हो तुम और मुझे ऐसे वफादार लोग बहुत पसंद है। आई लाइक इट, तुम्हारा वफादार होना, मगर मुझे उन्हें मारने में सबसे ज्यादा मजा आता है। आप वफादार होते हैं और लाख दर्द बर्दाश्त करने के बाद भी अपना मुंह नहीं खोलते हैं, और तू उसी में से एक है। इतना सब सहकर भी तेरा मुंह नहीं खुला, ना ही तूने बात बदली और अब तू मेरी किसी भी काम की नहीं। इतना बोल एलेक्जेंडर एक केवल मुस्कान के साथ है अपने पॉकेट से अपनी गन निकाल सिया के खुले हुए चेस्ट पर रख देता है, जो कभी सुंदर हुआ करता था मगर आज सिया के चेस्ट की हालत ऐसी थी जैसे 60 साल की किसी औरत के चेस्ट एकदम लटक से जाते हैं और सिकुड़ जाते हैं, साथ ही आकर से छोटे हो जाते हैं। सिया के सीने पर उसके उभरे हुए चेस्ट की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। एलेक्जेंडर अपनी उंगली ट्रिगर पर रखता है और उसे सिया के चेस्ट पर दबाने ही वाला होता है, और इससे पहले वो गोली चला पाता उससे पहले ही उसके कानों में अपने असिस्टेंट निक की आवाज पड़ती है। बॉस, इस लड़की की सारी डिटेल मिल चुकी हैं। जैसे ही एलेक्जेंडर के कानों में ये शब्द पड़ते हैं, ठीक वैसे ही उसके हाथ सिया पर गोली चलाने से रुक जाते हैं
और वो अपनी जगह से उठकर खड़ा होता है और पीछे पलटकर अपने सामने खड़े निक को देखने लगता है। बॉस, ये फाइल है, इसमें इस लड़की की जन्म से लेकर यहाँ आने तक की सारी डिटेल मौजूद हैं। ये फाइल अभी है मेरे हाथ आई और मैं इसे लेकर सीधे आपके पास आ गया। निक अपना सर झुकाकर एलेगेजेंडा को देखकर बोला। एलेगेजेंडा एक नज़र निक के हाथ में मौजूद फाइल को देखता है और कुछ देर उस फाइल को घूरने के बाद वो उस फाइल को उससे ले लेता है। साथ ही एलेगेजेंडा उस फाइल को अपने हाथ में लेकर अपनी बड़ी सी आलीशान किंग वाली चेयर पर बैठ जाता है और उस फाइल को घूरने लगता है। कुछ देर उस फाइल को घूरने के बाद एलेगेजेंडा उस फाइल को निक की तरफ हवा में उछाल कर बोला, सारी डिटेल पढ़कर बताओ और कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। इतना बोलकर वो अपनी आंखें बंद कर हाथ में पकड़ी गन से खेलने लगता है। नाम सिया, एक अनाथ लड़की जिसे जन्म के बाद ही उसकी माँ उसे हॉस्पिटल में जन्म देते हैं छोड़कर चली गई। सिया को नहीं पता उसके माँ बाप कौन है, किसने उसे जन्म दिया। जब वो 2 दिन की थी तभी उसे डॉक्टर ने अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। 19 साल, घर का पता बाल आश्रम मुंबई। पाई B.Com फाइनल। सिया का घर और उसकी दुनिया दोनों उसका आश्रम है जहाँ पर वो पली और बड़ी हुई है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त कम बेहन ज्यादा रिया, जो हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। कुछ समय पहले ही सिया जिस आश्रम में रहती हैं उसके पास की जगह को किसी बिल्डर ने खरीद लिया शॉपिंग मॉल के लिए, और सिया जिस आश्रम में रहती हैं वो आश्रम उस मॉल के एक हिस्से में आता है जिसे बिल्डर तोड़ना चाहता है। इसलिए ही सिया अपनी दोस्त रिया के साथ उस शहर में आई पैसे कमाने के लिए, ताकि वो जल्द से जल्द पैसे कमाकर इंडिया वापस जा सके और अपने घर को टूटने से बचा सके। सिया और रिया दोनों ही यहाँ पर एक छोटे सी रेस्टोरेंट में जॉब करती थी, मगर कुछ लड़कियों ने मिलकर उन्हें जॉब से निकलवा दिया। साथ ही जॉब दिलवाने का बोल उस होटल बुलाया और ड्रिंक में ड्रग्स देकर उन लोगों ने ही सिया को आपके रूम में भेजा था और सिया की दोस्त रिया उसे भी एल्विस सर के रूम में भेजा है। निक सारी बात बता देता है और अपनी नजरें झुका लेता है। निक की सारी बातों को सुनकर अचानक से एलेगेजेंडा की आंखें खुल जाती हैं और उसकी नजर जमीन पर पड़ी आखिरी सांसें ले रही सिया पर पड़ती है। एल्विस का विला, प्लीज मत करो मेरे साथ ऐसा, प्लीज मैं हाथ जोड़ रही हूँ तुम्हारे आगे, प्लीज मुझे जाने दो, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? कितनी बार कहा है मैंने तुमसे, मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी हुआ वो बस एक सोची समझी साजिश थी, एक हादसा था जिसके बारे में मुझे खुद नहीं पता था। मैं नहीं हूँ किसी दुश्मन गैंग से, या मैं नहीं चुराना चाहती थी कोई स्पर्म, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं क्यों करूँगी इतना घिन से भरा काम? मैं क्यों खुद अपनी इज्जत ऐसे किसी अनजान को सौंप दूंगी? तुम मुझे गलत समझ रहे हो। जाने दो मुझे, मैंने सच में कुछ भी नहीं किया है। रिया बुरी तरह से रोते हुए चिल्लाई। चुप, एकदम चुप, कितनी बार कहा है तुझसे मेरे सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करना? मुझे ऊंची आवाज में बात करने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं, और जो मुझसे ऊंची आवाज में बात करते हैं उसका मैं क्या करता हूँ ये मुझे खुद भी नहीं पता है, इसलिए चुपचाप मेरी सारी बातों को सर झुकाकर मान, यही तेरे लिए सही होगा। और अगर तूने मेरी किसी भी बात को मानने से इनकार भी किया तो सोच लेना मैं तेरे साथ क्या कुछ नहीं कर सकता हूँ, और तुम मुझे अपने साथ कुछ भी करने से रोक नहीं सकती हो हनी, एल्विस अपनी कोल्ड डिप वॉइस में बोला। इस समय एल्विस भी हरी आंखें हद से ज्यादा हरी हो रखी थी। साथ ही उसकी आवाज इतनी ज्यादा भयानक थी जिसे सुनकर रिया का सारा बदन कांप जाता है और उसके मुंह से एक शब्द भी निकल पाना मुश्किल हो जाता है। दूर रखो इसे मुझसे, रिया अपनी सारी हिम्मत जमा कर बोली। हनी, अब तुम अपनी मर्जी से मेरे करीब आई हो या जबरदस्ती, आई डोंट केयर, बट इतना याद रखो, तुमने दी एल्विस का फर्स्ट टाइम चुराया है, और फर्स्ट टाइम ही नहीं बल्कि तुमने मेरा कितना ही टाइम चुरा लिया है, और तुम्हें तो सजा मिलकर रहेगी। डॉक्टर की बात याद करो हनी, डॉक्टर ने क्या कहा था? एल्विस सनकी पागल की तरह अपनी गर्दन झुकाकर बड़े ही अजीब तरह से बोला। एल्विस की इस बात को सुनकर रिया एकदम खामोश सी हो जाती हैं और उसका दिल कांप जाता है। वो कैसे उस डॉक्टर की बात को भूल सकती थी? कैसे भूल सकती थी? वो किस तरह से इस जल्लाद हैवान ने उसका चेकअप मेल डॉक्टर से कराया था और उसकी बॉडी को उन सारे डॉक्टर ने देखा था, वो भी उस हिस्से को जिसे शायद उसने खुद भी ना देखी हो। एल्विस की बात रिया के लिए किसी तीर के चुभने जैसी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो याद तो इस आदमी की जान ले ली या फिर अपनी जान दे दे, मगर अफसोस की बात तो ये है वो ना ही इस आदमी की जान ले सकती हैं ना है अपनी जान दे सकती हैं। अगर उसने अपनी जान दे दी तो उसकी दोस्त को कैसे ढूंढेगी? कैसे अपने घर लौट कर जाएगी? कैसे अपने घर को टूटने से, नीलाम होने से बचा पाएगी? नहीं मर नहीं सकती थी, वो नहीं मर सकती थी। यही सब सोचकर उसकी आंखें आंसुओं से भीग जाती है और उसकी आंसू से भरी आंखें एल्विस को देखने लगती हैं।
जब एल्विस रिया को अपनी बात का जवाब देते हुए नहा देखता है तो वो जोर से चिल्ला पड़ता है। I asked what the doctor said। एल्विस इतनी भयानक तरीके से चिल्लाया जैसे कोई शैतान चिल्लाया हो। और उसकी इस तेज चीख से रिया अंदर तक सहम जाती हैं और उसका पहले से ही कांप रहा बदन और ज्यादा कांपने लगता है। मगर वो एल्विस की किसी भी सजा को पाना नहीं चाहती थी, इसलिए डरते हुए ही अपनी कांपती हुई आवाज में बोली, डॉक्टर 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 ने कहा था मेरी बॉडी के अंदर तुम्हारे 90% से ज्यादा स्पर्म मौजूद है और मेरा प्रेग्नेंट होना भी 90% है। रिया बुरी तरह से डर कर बोली, यू आर राइट हनी, डॉक्टर ने बिल्कुल यही कहा था और अब जब मेरा अंश तुम्हारे अंदर आने वाला है तो तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो। दिस इज नॉट फेयर हनी, तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़कर जा सकती हो, वो भी तब जब हमारा क्यूट सा लिटिल बेबी दुनिया में आने वाला है। एल्विस पागल की तरह हंसते हुए चिल्लाया, फिर अचानक से उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वो उसकी आंखें गुस्से से भर जाती है और अचानक से वो सामने रखा मीट का टुकड़ा उठाकर रिया को जबरदस्ती खिलाते हुए ही बोला, लो हनी चलो खाओ, तुमने इतने दिन हो गए कुछ खाया नहीं है, चलो ना हनी खा भी लो और नखरे करना बंद करो। नहीं मैं ये नहीं खा सकती हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं नहीं खा सकती नॉन वेज, मुझे नहीं खाना है, ये मांस का टुकड़ा छोड़ो, मुझे नहीं खाना, रिया खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही प्यार से पेश आ रहा हूँ तुम्हारे साथ, तभी तो तुम ऐसे नखरे दिखा रही हो। एल्विस रिया का जबड़ा पकड़ उसे बड़ी ही बेरहमी से मसलते हुए रिया का मुंह खोल देता है और जबरदस्ती ही उसके मुंह में मांस का टुकड़ा डाल देता है और रिया बाहर उगल ना दे इसलिए वो रिया का मुंह उसके होठों पर अपना एक हाथ रखकर बंद कर देता है। तो रिया वो उस मांस को मुंह में रखते ही उल्टी करने को होती हैं, पर एल्विस के हाथ रखने की वजह से ना चाहते हुए भी उसे वो मांस का टुकड़ा गले से नीचे उतारना ही पड़ता और एल्विस ऐसे ही जबरदस्ती रिया को मांस खिलाने लगता है और रिया से जब ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता है तो वो एल्विस के ऊपर ही उल्टी कर देती हैं, जिसके ऐसा करते ही एल्विस की आंखें गुस्से से भर जाती हैं और वो उसी गुस्से में रिया के बाल पकड़ जोरों से खींच देता है, जिस वजह से रिया की तेज चीख निकल पड़ती है। हेलो दोस्तों, आप में से सिर्फ 2 से 3 लोग हैं कमेंट कर रहे हैं, अगर ऐसा ही रहा तो कैसे होगा। अगर एपिसोड चाहिए तो कमेंट भी करें। अब आगे बढ़ते हैं। 10 सच सामने आना। रिया से जब ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता है और उससे वो मांस के टुकड़े और खाने नहीं हो पाते तो वो एल्विस के ऊपर ही उल्टी कर देती हैं। जैसे ही रिया एल्विस के ऊपर उल्टी करती हैं, सारा पेट में गया मांस बाहर आ जाता है और वो जोरों से ओकाई करने लगती हैं। मगर उससे उलट, जैसे ही रिया एल्विस के ऊपर उल्टी करती हैं, ठीक वैसे ही एल्विस की आंखें गुस्से से भर जाती हैं और वो उसी गुस्से में आकर रिया को बिना संभलने का मौका दिए बिना है उसके के बाल पकड़ जोरों से खींच देता है, जिस वजह से रिया की तेज चीख निकल पड़ती है। रिया अपने बालों को एल्विस के हाथों से छुड़ाते हुए ही जोर से दर्द के मारे तड़प पड़ती है और दर्द से तड़पते हुए ही अपने बालों को छुड़ाने की कोशिश करने लगती हैं। मगर एल्विस की पकड़ इतनी टाइट होती है जिस वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाती हैं सिवाय आंखों से मोटे मोटे आंसू बहाने के अलावा। 2 कौड़ी की औकात नहीं दे रही और तू मुझ पर वोमिट कर। तेरी इतनी हिम्मत जो तू मुझ पर वोमिट करे, मेरे पेंट को गंदा करे। तुझे क्या लगता है मैं तेरे साथ इतने प्यार से पेश आ रहा हूँ तो तेरी सारी गलतियों को माफ कर दूंगा। नो नो हनी नेवर, मैं तुम्हारी किसी भी गलती को टोलरेट नहीं करूंगा। इतना बोल एल्विस रिया के बालों को छोड़कर जोर से झटक देता है, जिसके ऐसा करते ही रिया अपने सर को पकड़कर रोने लगती हैं। हनी चलो हम वॉशरूम में चलकर इस पेंट को साफ करेंगे और मेरी शर्ट को भी, एल्विस अपने होठों पर शैतानी चमक लिए हुए ही बोला। मैं साफ कर दूंगी आपके कपड़ों को, आप मुझे उतार कर दे दो, रिया डरते हुए है बोली। तुम्हें क्या लगता है हनी मेरे लिए इन कपड़ों की कोई कीमत है? मेरे लिए ये कपड़े कोई मायने नहीं रखते हैं, मगर हाँ, तुम तो मेरी मिस्ट्रेस और सबमिसिव दोनों हो, तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मेरी हर एक बात को सर झुकाकर मानना चाहिए? बोलो आंसर मी, एल्विस जोर से चिल्लाकर बोला। रिया बुरी तरह से डरते हुए बोली। जब तुम्हें अपनी औकात और काम याद है ब्लडी मिस्ट्रेस, तो चुपचाप मेरा ऑर्डर मानो, वरना मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें तो ये अच्छी तरह से पता है ना हनी, एल्विस गुस्से में ही रिया का जबड़ा पकड़ उसे मसलते हुए बोला, जिसके ऐसा करने पर रिया की आंखों से बेहिसाब आंसू बहने लगते हैं और वो दर्द से तड़पने लगती हैं, मगर कुछ कर नहीं पाती हैं। चलो हनी और चल कर मुझे एंटरटेन करो,
और सेटिस्फाई करो अच्छी तरह से। इतना बोलकर एल्वस रिया की बाह पकड़ उसे अपने साथ खींचने हुए ही बाथरूम में ले जाता है और एक ही बार में रिया के बदन पर मौजूद सारे ही कपड़ों को बुरी तरह से फाड़ देता है, जिसके ऐसा करते ही रिया का सब्र जवाब दे देता है और वो चाहकर भी खुद को संभाल नहीं पाती और जोरों से रो पड़ती है। और वही जमीन पर बैठकर काफी बुरी तरह से रोते हुए ही अपना चेहरा अपने घुटनों में छुपा लेती हैं और रोते हुए ही खुद की किस्मत को कोसने लगती हैं, जहां जन्म देते ही उसके अपने माँ बाप ने उसको कचरे में फेंक दिया और बचपन से ही ना जाने उसने कितनी है मुसीबतों को झेला और इस 19 की उम्र में उसके साथ इतना बुरा हो रहा है। उसे बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा है और उसे ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे वो कोई गुलाम हो, पता नहीं और आगे जिंदगी उसे क्या रंग दिखाएगी। यही सब सोचकर वो बुरी तरह से रो पड़ती है। एल्वस पास ही खड़ा रिया को घूर रहा था और उसकी आंखें रिया को इस तरह से रोते हुए देखकर काफी ज्यादा गुस्से से भर जाती हैं। मैंने तुम्हें रोने की इजाजत दी? आंसर मी। मैंने तुम्हें रोने के कहा जो तुम इस तरह से रोए जा रही हो? मेरे सामने रोने की या रोने का नाटक करने की कोशिश भी नहीं करना वरना मैं भूल जाऊंगा। तुम एक लड़की हो और तुम्हारे अंदर मेरा अंश आने वाला है। एल्वस बेहद है गुस्से में चिल्ला कर बोला। और वैसे ही गुस्से में जब वो रिया के पास जाकर उसके कंधे पर अपना एक हाथ रखता है, ठीक वैसे ही रिया निढाल होकर जमीन पर गिर जाती है, जिसे ऐसे जमीन में गिरा देखकर एल्वस की आंखें छोटी हो जाती हैं। अलेक्जेंडर विला। अलेक्जेंडर की आंखें इस समय परेशानी और गिल्ट दोनों से है भरी हुई थी और उसे बार बार अपने ही किए हुए सारे जुर्म बार बार याद आ रहे थे, जो कुछ भी उसने किया था सिया के साथ। इस समय अलेक्जेंडर के हाथ में सिया की फाइल थी जिसमें उसकी सारी सच्चाई लिखी हुई थी। तो वही पास में सामने की तरफ उसके ही विला पर एक इमरजेंसी हॉस्पिटल रूम बना हुआ था, जिसका दरवाजा इस समय बंद था और वहां पर रेड लाइट जल रही थी। उस रूम के अंदर डॉक्टर सिया का इलाज और ऑपरेशन दोनों है कर रहे थे। सिया लाश की तरह बेंच पर लेटी हुई थी और उसके बदन पर किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं थी। हार्ट विटना के समान हो चुकी हैं, सांसें भी जो धीमी चल रही है वो किसी भी पल बंद हो सकती हैं। समझ नहीं आ रहा कैसे इसका ऑपरेशन करे। इसकी बॉडी की हालत भी इतनी खराब है कि समझ नहीं आ रहा कैसे घावों पर पट्टी करे। एक सीनियर डॉक्टर परेशान होते हुए अपने साथियों से बोला, कुछ भी करके इस लड़की को बचाना होगा। अगर इसकी सांसें थमी या इसे कुछ भी हुआ तो किंग हमें जान से मार देगा। वो सिर्फ हमें जान से नहीं मारेगा बल्कि वो तो हमारी जान ऐसे हमारे अंदर से निकालेगा कि हमें पता भी ना चले। दूसरा डॉक्टर बोला, इम्पॉसिबल, मुझे नहीं लगता हम इसे बचा भी पाएंगे। दिख नहीं रहा इसका दिल धड़क भी रहा है या नहीं, सब एक समान है, सांसें भी थम सी गई हैं। और इसका शरीर देख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे किसी जंगली जानवर ने उसके बदन को बुरी तरह से नोचकर खाया। सा मांस निकलकर हड्डियां नजर आ रही हैं और इतनी बुरी हालत होने पर कौन है जिंदा रह पाएगा। मगर इस लड़की में काफी हिम्मत थी जिसने इतना सब सहा, मगर अब लगता है इसे मुक्ति मिल जानी चाहिए और ये भी इतना सब सहने के बाद जिंदा नहीं रहना चाहेगी। पागल मत बनो और ऐसा कुछ भी मत सोचो, हमें इसे बचाना है। अगर हम इसे नहीं बचा पाए तो हमारे गॉड के पास जाने की टिकट कट जाएगी। बातें करने से बेहतर होगा इसके बदन को अच्छे से साफ करो और इस पर डाके लगाना शुरू करो। इसके सारे बदन पर गले से लेकर पैरों तक डाके लगाने होंगे और डाके के बाद सारा बदन अच्छी तरह से पट्टियों से कवर करना होगा। एक काम करते हैं, हम 5 डॉक्टर मिलकर डाके लगाने का काम शुरू करते हैं और तुम सांसों को काबू करने का काम करो और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो ये बच जाए। इस समय अंदर 10 से भी ज्यादा लंदन के सबसे बेस्ट डॉक्टर मौजूद थे, जिन्होंने ना जाने कितने से कितने हैं बड़े ऑपरेशन करे होंगे। मगर सिया की हालत देखकर उन सब की हिम्मत जवाब दी चुकी थी और किसी को समझ नहीं आ रहा था वो कैसे सिया का इलाज करे। अंदर का माहौल काफी ज्यादा टेंस भरा हुआ था और सारे ही डॉक्टर सिया को बचाने की सारी कोशिश कर रहे थे। बाहर, मैंने कहा था जल्द से जल्द मुझे उस लड़की की सारी डिटेल चाहिए, तो इतनी देरी कैसे हो गई? एक लड़की की इन्फॉर्मेशन जमा करने में तुम्हें पूरे 7 दिन का समय लग गया हो। क्या तुम अपने काम को लेकर लापरवाह हो गए हो या तुम्हें अब अपनी जॉब और जान से प्यार नहीं रहा जो तुम इतना देर कर दिए? तुम्हें पता भी है उस लड़की की हालत क्या है? अलेक्जेंडर ने हमेशा अपने दुश्मनों को सजा दी है या उन्हें सजा दी है जिसने अपनी मर्जी से दी अलेक्जेंडर से उलझने की, उसे हार्म करने की या फिर मेरे करीब आने की कोशिश की है। आज तक मैंने कितनों को मारा ये मुझे भी नहीं पता है, मगर मुझे इतना पता है मैंने कभी भी किसी भी ऐसे इंसान को नहीं मारा, ना ही सजा दी जिसने कभी भी कोई गलती नहीं की।
और ना ही मेरे सामने आने की हिम्मत भी की है और इस लड़की में मेरे साथ रात गुजारी है। वो भी किसी की साजिश का शिकार होकर। तुम्हें ये बात पहले मुझे बतानी थी। अगर मुझे पता होता ये सब कुछ एक ट्रैप था, उस लड़की को फंसाने का, उसे मेरे गुस्से का शिकार बनाने का, अगर मुझे ये पहले ही मालूम हो गया होता तो मैं कभी भी उसके साथ वो सब नहीं करता जो कुछ भी उसके साथ किया। आज पहली बार कोई लड़की, कोई बेगुनाह इनोसेंट लड़की मेरे गुस्से का शिकार हुई है। और अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं सबसे पहले तुम्हारी ही जान लूंगा। यू बास्टर्स, अलेक्जेंडर बेहद ही गुस्से में अपने सामने खड़े निक को देखकर चिल्लाया। अलेक्जेंडर इस समय इतने गुस्से में था कि उसका गुस्सा शांत हो पाना आसान नहीं था। और अपने बॉस के गुस्से को देखकर निक बुरी तरह से डर जाता है। बॉस मैं नहीं चाहता था उस लड़की की सारी डिटेल निकालने में कहीं कोई गलती हो, इसलिए मैं खुद ही इंडिया गया था। और सारी डिटेल मैंने खुद है निकाली है और इस काम को करने में मुझे काफी समय लग गया। निक अपने अंदर की सारी हिम्मत जुटाकर बड़ी ही मुश्किल से इस बात को बोला। क्या कोई और इन्फॉर्मेशन है सिया से जुड़ी? अलेक्जेंडर अपने गुस्से को शांत कर बोला। यस बॉस। एल्वस का विला। एल्वस अपने सामने रखे लैपटॉप को उठाकर जमीन पर पटक बेहद गुस्से में चिल्लाया, इतना सब हो गया। किसी ने दी एल्वस के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची और मुझे पता भी नहीं चला। हाउ कैसे कोई बित्ती भर सी लड़की मेरे खिलाफ था एल्वस के खिलाफ साजिश कर सकती हैं? और तुम सब क्या कर रहे थे? टेल मी, आंसर मी। क्या कर रहे थे तुम सब जो तुम्हें एक प्लान की बू तक नहीं आई? ना ही तुम्हें ये पता चला कुछ लोगों ने मिलकर मेरे साथ प्लान किया। एल्विस बेहद गुस्से में ही हॉल में रखा सारा सामान तहस नहस करते हुए ही सामने खड़े गार्ड को देखकर चिल्लाया। इस समय एल्विस का गुस्सा इतना ज्यादा था कि उसके सामने खड़े सारे गार्ड अंदर तक सहम जाते हैं और सारे नजरें झुकाए खड़े होते हैं। तभी गुस्से में है एल्विस अपने पॉकेट से गन निकाल एक गार्ड पर चला देता है और गोली सीधे उस गार्ड के पैर पर लगती हैं। गार्ड तुरंत ही घुटनों पर बैठ जाता है। मुझे वो लड़कियां चाहिए, सुना तुम लोगों ने? मुझे वो लड़कियां आधे घंटे के अंदर अपने सामने चाहिए और कोई भी बचकर भागनी नहीं चाहिए। और किसी को उन लड़कियों पर तरस आया या किसी ने उनकी मदद करने की कोशिश भी की तो मैं उसकी जान ले लूंगा। धोखा देने वाले का सर और मेरी गन होगी, सो सोच समझकर फैसला करना और जितना जल्दी हो सके उन लड़कियों को मेरे सामने लेकर आओ। एल्वस वार्निंग देते हुए बोला। और अपने बॉस की बात सुनकर सारे गार्ड जल्दी से उस जगह से ऐसे भागते हैं जैसे अभी नहीं भागे तो कभी जिंदगी में भाग नहीं पाएंगे। एल्वस का गुस्सा अभी भी शांत नहीं होता है, जिस वजह से वो अपने ही हाथ में चाकू पकड़ उस चाकू को सनकी अंदाज में देखने लगता है और उसका वो सनकी अंदाज बेहद ही खतरनाक था। तो दोस्तों, यह नोबल स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताएं और अगला एपिसोड देखने के लिए कमेंट करिए। हम ऐसे ही मैं कहानी लाते रहेंगे, तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।